Welcome students. Let us start with or we complete with the logistic growth curve. As usual, when resources are limited, resources जो हैं they are limited, not in plenty. अगर plenty में है तो growth curve becomes J shape, exponential growth curve. But वो तो एक experimental condition है. Usually nature में जो resources हैं they are limited in supply. तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड सप्लाई में होंगे तो ग्रोथ कर्व जो है इट बिकम्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व proposed by वर्कर्स फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ बिटवीन पॉपुलेशन एंड टाइम टी. अगर हम इस टाइप के ग्रोथ कर्व का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके बीच में बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम, तो इट इज a sigmoid growth curve. कैसा ग्रोथ कर्व होगा ये? sigmoid growth curve और in simple S shape. अगर पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कब? when resources are limited. होते ही यूजुअली रिसोर्सेज लिमिटेड में है. मैंने आपको कल्चर का एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर हम ईस्ट को कल्चर कर रहे हैं इन अ पेट्री प्लेट, वी ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द मीडियम. हम उस मीडियम में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे एंड ईस्ट को उसमें ग्रो करेंगे. तो ईस्ट का जो ग्रोथ कर्व होगा दैट विल बी एस शेप ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व विद 3 डिस्टिंक्ट फेजेस. इसमें 3 डिस्टिंक्ट फेजेस कौन कौन से होंगे? नंबर 1 इनिशियल फेज ऑफ स्लो ग्रोथ. इट इज आल्सो कॉल्ड लैग फेज. इसको लैग फेज कहते हैं. इट इज इनिशियल फेज ऑफ वेरी स्लो ग्रोथ. इसमें ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो होगी. देन इसके बाद क्या होगा? फेज ऑफ एक्सेलरेशन. या इसको कहिए लॉग फेज भी कह सकते हैं. एंड फाइनल तीसरा फेज होगा एसिम्प्टोट फेज कह देते हैं और डी एक्सेलरेशन फेज. थर्ड इज डी एक्सेलरेशन मींस स्पीड का कम होना, एक्सेलरेशन मींस स्पीड का इंक्रीज होना. तो लॉग फेज, लैग फेज और लैग फेज इनिशियल, ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. दिस इज
टाइम टी एंड इधर है पॉपुलेशन एन। इसको करने से पहले हमें एक वर्ड और भी माइंड में रखना होगा एंड दैट वर्ड इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट? हैबिटेट। तो क्या होती है, मैं इसको भी ले रहा हूं। बिफोर दिस मैं आपको कैरिंग कैपेसिटी के बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। ये हैबिटेट की वो कैपेसिटी है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है लिविंग इन अ हैबिटेट टू विच द एनवायरनमेंट कैन प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस। वो कैपेसिटी या उतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो किसी हैबिटेट में अच्छी तरह से डेवलप कर सके, अच्छी तरह से रह सके, उसको फूड रिसोर्सेज मिल जाए, उसको स्पेस फॉर रिप्रोडक्शन मिल जाए, इन सभी कंडीशंस उसको अवेलेबल हो जाएं, दैट इज कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। एक रूम में अगर 10 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं तो 10 स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सब कुछ ठीक है, उसमें बैठने के लिए अच्छी जगह है, एयर सफिशिएंट है, तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस रूम। इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 10 स्टूडेंट्स है। अगर बियॉन्ड दिस कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तो दे में डेवलप कंपटीशन, वो बैठने के लिए भी कंपटीशन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो सेम इज द केस कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी अगर इंडिविजुअल्स यहाँ हो जाते हैं तो देयर विल बी कंपटीशन। डार्विन का फॉर्मूला आ जाएगा फिर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो हम जो ये बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ प्लॉट कर रहे हैं, ग्रोथ कर्व बना रहे हैं, इट इज विद इन लिमिट्स ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। तो आपको डिफाइन करना है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट दैट कैन प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस टू लिव, जो उनके रहने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है, दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो हमने यहाँ किसी भी उसकी कैरिंग कैपेसिटी को शो कर दिया है, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अब कैरिंग कैपेसिटी को अपने वर्ड्स में नोट जरूर करेंगे कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय K। अगर हम ईस्ट को डाल रहे हैं, मान लीजिए हम एक कल्चर ग्रो कर रहे हैं, उस ईस्ट को डाल रहे हैं, तो जो ईस्ट सेल्स हैं सैक्रोमाइसेस, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, दे विल शो इनिशियल फेज ऑफ वेरी स्लो ग्रोथ और जा करके लाइक दिस, पहले यूं फिर यूं, तो इट बिकम्स एस शेप ग्रोथ कर्व। दिस इज लैग फेज, ये लॉग या एक्सेलरेशन फेज, और ये डी एक्सेलरेशन। कभी कभी तो एक जिग जैग कंडीशन बन जाती है कि दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स अवेलेबल हो गया, बढ़ जाएगी, रिसोर्स कम हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी, एंड जिग जैग एसिम्प्टोट कंडीशन अपीयर होती है। तो इस तरह का जो ग्रोथ कर्व है, इसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहते हैं। एंड व्हेन रिसोर्स सप्लाई इज लिमिटेड, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तब वहां पर जो ग्रोथ कर्व होगा दैट विल बी एस और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व विद 3 फेजेस। इन 3 फेजेस को आप लिखेंगे। जो इनिशियल फेज है, ये स्लो ग्रोथ का फेज है। इसमें स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है, इसका अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं
बिकॉज जो ईस्ट हैं दे एक्लिमेटाइज टू द न्यू एनवायरनमेंट। आपने उनको कल्चर में डाला है इनोकुलम के रूप में, वो वहां पर अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट करने के बाद जब कंडीशंस अडेप्शन की आ जाएंगी तब वो एकदम से इमीडिएट फास्ट ग्रोथ शो करेंगे। दिस इज लॉग फेज और एक्सेलरेशन फेज। फिर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, न्यूट्रिएंट्स आपने लिमिटेड डाले हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड आपकी ग्रोथ जो है एक ही एक्सिस पर बढ़ेगी नहीं, थोड़ा जिगजैग या डी एक्सेलरेशन में आ जाएगी। तो ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो इसको रिप्रेजेंट इक्वेशन से कैसे करें? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की इक्वेशन क्या है? दिस ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कई बार आपकी इसको इक्वेशन ही पूछी जाती है। व्हाट इज दिस इक्वेशन? dn अपॉन dt। ये क्या है? dn अपॉन dt। dn पॉपुलेशन में चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम t इज इक्वल टू rn। r क्या है यहाँ पर? ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, आई आर फैक्टर है जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज शो करता है। एंड ब्रैकेट में कर देंगे a माइनस n अपॉन 8। दिस इज इक्वेशन बाय विच लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड। आपको डाल देते हैं और इन इक्वेशन से फिर पूछते हैं। यहाँ पर dn अपॉन dt का मीनिंग आपको क्लियर एक्सप्लेन करते हैं। r क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर और नेचुरल इंक्रीज। ये क्या है? एज यूजुअल ये वहां लिखा था हमने, कैरिंग कैपेसिटी। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, टी टाइम पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। और डीएन अपॉन dt क्या है? वो चेंज है। तो कैसी पॉपुलेशन चेंज होगी वो किसी इक्वेशन से दी जाएगी? rn into k minus n upon k। So this is simple equation for logistic growth curve। कर्व सिग्मॉइड होगा, तीन फेजेस में होंगे। इनिशियल फेज, लैग फेज, इसको लैग बोलते हैं, लैग। फिर लॉग, फिर लॉग भी एक्सपोनेंशियल भी कह देते हैं या एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। एंड डी एक्सेलरेशन में ये घटना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डी एक्सेलरेशन है और ये एसिम्पटोट है, जो अप डाउन हो रही है, ये मुकाबला जो हो रहा है, दिस इज एसिम्पटोट। हम नहीं करेंगे सोर्स का कम, रिसोर्स तो उन्होंने खा के कम कर दिए हैं। जो ईस्ट है उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, वो खा के तो बढ़ेंगे। हमने नहीं कम किया है सोर्स, हमने तो एक एग्जांपल दिया है। तो नेचर में भी ऐसे रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड। तो इसको देखिए 2 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर।
वेरिएशंस इन लाइफ हिस्ट्री, नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि क्या वेरिएशंस हैं। इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अदरवाइज तो बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है, बट कभी कभी क्वेश्चन है। क्या वेरिएशंस हो सकती हैं? कुछ एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, which breed only once in their life, वो केवल एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। पैसिफिक साल्मन फिश लें, बैम्बूस लें, बैम्बू, बांस एंड साल्मन फिश, पैसिफिक साल्मन फिश, ये पूरी उम्र में एक ही बार ब्रीड करते हैं, एक वेरिएशन। कौन कौन से मैंने बोल रहा है? पैसिफिक, इसको नोट भी कर लें, साल्मन फिश एंड बैम्बू, ये प्लांट्स का एग्जांपल है और ये एनिमल्स का। ब्रीड, ब्रीड मींस रिप्रोडक्शन only once in their life. तो यहाँ पर यू कैन गेट ए क्वेश्चन इन एमसीक्यूज। यहाँ पर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं which breed only once in their lifetime. तो प्लांट्स में इस बैम्बू एंड पैसिफिक सैल्मन फिश। इसके अलावा बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, breed many times in their life, कई बार ब्रीड करते हैं। वेरिएशन आ गई है, ब्रीड एक बार करने वाले भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, क्योंकि ब्रीड मैनी टाइम्स तो बहुत सारे हो जाएंगे और भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो ब्रीडिंग के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नए जीव पैदा हो रहे हैं, उनका पॉपुलेशन साइज छोटे हैं या लार्ज एनिमल्स हैं, यहाँ भी वेरिएशंस होंगी। अगर पॉपुलेशन स्मॉल इन साइज है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मोर हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो लार्ज इन साइज हैं तो उनका नंबर कम हो जाएगा। छोटे जीव हैं, रैट्स हैं, छोटा सा है तो कितने रैट्स पैदा हो जाते हैं? कई बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑयस्टर्स हैं एंड कुछ फिश हैं, ये क्या करते हैं? स्मॉल इन साइज, पॉपुलेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स स्मॉल इन साइज बट नंबर इज मोर, नंबर मोर हो जाएगा। तो ये चेंजेस, अगर पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स का साइज बड़ा है तो नंबर कम हो जाएगा। तो दीज आर सर्टेन वेरिएशन जो कि सिर्फ इसको छोड़ करके नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप जरूर नोट करें कि वो कौन से एनिमल्स हैं दैट ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, एक ही बार ब्रीड करते हैं।
population, different species living together in a given area, किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में many species they are living together, इकट्ठी रह रही हैं। तो इकट्ठी रह रही हैं तो they will interact with each other, उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। मान लीजिए टू स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, तो इनमें कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होगा। अगर हम एक टेबल बनाएं और इन इंटरेक्शंस को प्लस वाले को हम शो करते हैं, बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, ये रिलेशन होता है कि प्लस साइन से हम बेनिफिशियल इंटरेक्शन को शो करते हैं और माइनस साइन से हम हार्मफुल इंटरेक्शन को शो करते हैं। तो कौन कौन से इंटरेक्शंस आप देख रहे हैं बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज? मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, और यहाँ पर स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, जब वो रह रही हैं तो उनमें कई टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर लिख लो, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, बताइए इसमें क्या होता है? म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म a type of interaction in which both the species are benefited, दोनों को ही फायदा होगा। तो हम साइन करेंगे प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अब आपको दे देता है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज ए एंड बी इज डिनोटेड बाय प्लस प्लस, प्लस प्लस से शो हो रहा है। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज, नीचे कई इंटरेक्शंस को आपको दे रहा है। इट मे बी प्रोटोकॉपरेशन, इट मे बी अमेंसलिज्म, इट मे बी कोमेंसलिज्म, इट मे बी पैरासिटिज्म, कई इंटरेक्शंस हैं। तब आपको अगर यहाँ पर प्लस प्लस साइन आ रहा है, प्लस किसको डिनोट कर रहा है? दोनों के बीच में बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। तो यानी इस इंटरेक्शन से दोनों ही स्पीसीज म्यूचुअली बेनिफिट उनको दोनों को होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। तो इट इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। आप इसका एग्जांपल खूब जानते हैं, हम और भी डिस्कस कर लेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं लिविंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनसे वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एंड प्लांट उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। बोथ आर बेनिफिटेड, राइट? इट इज म्यूचुअलिज्म। वन मोर इंटरेक्शन, it is also an interaction shown by but now I write it down as proto cooperation, proto cooperation, इसमें भी दोनों को बेनिफिट हो रहा है। What is proto cooperation and can you cite an example of proto cooperation? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप प्रोटो कॉपरेशन का? यस, अब वेरी सिंपल, एक कैटल है, कैटल या क्रोकोडाइल बर्ड है, क्रोकोडाइल बर्ड
जो क्रोकोडाइल्स हैं दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहते हैं। तो क्या व्हाट हैपेंस, उनके मुंह में लीच जो जो उनको खून चूसती हैं, ब्लड सकर हैं, वो बहुत लगी रहती हैं, उनका पैरासाइट के रूप में उनका खून चूसती है। तो ड्यूरिंग विंटर क्रोकोडाइल क्या करते हैं, धूप सेकने के लिए आके बाहर बैठ जाते हैं, एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं तो जो क्रोकोडाइल बर्ड है वो उनके पास में आ जाएगा, और उनको देखते ही क्रोकोडाइल ओपन इट्स स्नाउट, उसको खोल देता है। उसको खोलते ही क्या होगा, जो बर्ड है वो क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करता है और लीचेस को खाता है। वहां से लीच को खा रहा है, तो लीच को खा रहा है मीन्स गेटिंग फूड, उसको भोजन मिल रहा है। और क्रोकोडाइल को क्या फायदा हो रहा है, क्रोकोडाइल गेट रिड ऑफ पैरासाइट्स, उसकी लीच हट रही है, उसके पैरासाइट हट रहे हैं, तो ये भी तो दोनों को फायदा है। या एक कैटल है, पशु खड़ा है, और एक क्रो आकर के उसके ऊपर बैठ जाता है, या बर्ड बैठ जाता है और उसके टिक्स खाता है। टिक्स होती है उसके ऊपर, टिक्स लग जाते हैं, चिचड़ी, उनको खाता है। तो दोनों को फायदा हो गया, भैंस है, भैंस के से टिक्स हट गई, और जो क्रो है उसको फूड मिल गया। तो क्या ये इंटरेक्शन दोनों को बेनिफिट नहीं दे रहा है? फिर व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉपरेशन, इट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, क्या फर्क हो गया दोनों में? What is difference between symbiosis or mutualism and protocooperation? When in both the species are benefited, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, स्पीसीज ए को भी, स्पीसीज बी को भी। तो फिर इसको, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया है? देखिए, सी द डिफरेंस। जो म्यूचुअलिज्म है या सिम्बायोसिस है, इट इज स्ट्रिक्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन बिटवीन टू। टू का मतलब क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने बोले हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनकी एसोसिएशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। अगर दोनों इकट्ठे हैं तो सरवाइव करेंगे, अगर दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो नो चांस ऑफ सर्वाइवल। मींस एसोसिएशन ऑफ द टू इज स्ट्रिक्ट। ये एसोसिएशन स्ट्रिक्ट होगी, एक दूसरे के बिना वो सरवाइव नहीं करेंगे। अगर ऐसी एसोसिएशन है then it is called mutualism और symbiosis। लेकिन अब भैंस और उसके ऊपर बैठा हुआ क्रो, अगर दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों मर जाएंगे, ना भैंस मरेगी ना क्रो मरेगा। क्रो के लिए भी फूड के रिसोर्सेज और हैं, भैंस का भी कोई ना कोई चलता रहेगा प्रोग्राम। या कैटल बर्ड है, क्रोकोडाइल बर्ड, सॉरी क्रोकोडाइल बर्ड है, क्रोकोडाइल के माउथ में अगर वो नहीं क्रोकोडाइल माउथ खोलेगा, नहीं इसके पैरासाइट हटेगी, जिंदा तब भी रहेगा। और जो क्रोकोडाइल बर्ड है उसको भी फूड का खुद और से मिल जाएगा। तो एसोसिएशन इज नॉट स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट इन केस ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। लाभ तो जरूर दोनों को हो रहा है, बट इन प्रोटो कॉपरेशन एसोसिएशन between two is not strict or obligate। इसमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट एसोसिएशन या ऑब्लिगेट एसोसिएशन। ऑब्लिगेट मीन्स दोनों को इकट्ठा रहना ही पड़ेगा, अगर दोनों सेपरेट होंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये म्यूचुअलिज्म और उसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही कई बार एक ऐसे इंफेक्शन डेवलप हो जाता है कि जिसमें दोनों को ही नुकसान होता है, बोथ स्पीसीज
इसको भी नुकसान हो रहा है और इसको भी नुकसान हो रहा है। ऐसी कंडीशन कब होगी? जब दोनों में कंपटीशन आ जाए। कंपटीशन, चाहे कंपटीशन में एक दूसरे को रिमूव कर रही है या हटा रही है या किल कर रही है, कुछ भी कर रही है, अगर उसको नुकसान है तो दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, उसको भी तो कुछ एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हेन बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, तो हो गया म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस या प्रोटोकॉपरेशन। लेकिन अगर दोनों ही स्पीशीज को क्या हो रहा है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? कंपटीशन। इनको नोट करते जाएं पॉइंट्स को। व्हाट हैपेंस इन कंपटीशन? बोथ द स्पीशीज आर, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अब स्पीशीज ए जो है, इट इज लार्जर स्पीशीज। ये क्या है? लार्जर स्पीशीज। से इट इज टाइगर, लॉयन कहो, टाइगर संज्ञा लॉयन है। इट इज लार्जर स्पीशीज एंड इट इज अ प्रेडेटर। इसको प्रेडेटर भी कह देते हैं। प्रेडेटर, व्हाट इज प्रेडेटर? ये डिटेल में करेंगे हम अभी अंडरस्टैंड करें। एक स्पीशीज लार्जर इन साइज है, बड़ी है साइज में, एंड इट ईट्स द अदर स्मॉलर स्पीशीज। ये माइनस कर रहा हूं, ये स्मॉलर स्पीशीज है, इट इज कॉल्ड प्रे। प्रे इज स्मॉलर। यहाँ पर ये क्या करती है? जो प्रेडेटर है, इट किल द प्रे, इट किल द प्रे एंड ईट इट। अब इसकी जगह किसका नाम लिखता हूं? डियर। अरे लॉयन जो है या टाइगर जो है, किसको खाता है? हिरण को। बकरी रख दो, गौट रख दो, बकरी को भी खा जाता होगा। तो यहाँ पर हिरण को या बकरी को नुकसान हो रहा है और इसको, एक को फायदा एक को नुकसान। जो लार्जर है जिसको फायदा हो रहा है, इट इज लार्जर स्पीशीज एंड इट इज अ प्रेडेटर। प्रेडेटर मींस लार्जर स्पीशीज दैट व्हिच किल द स्मॉलर स्पीशीज एंड ईट इट अप। So this type of interaction is called predation। क्या कहते हैं इसको? predation। अब आपको फिर वो दे देता है, in a species interaction it is denoted by plus sign and minus sign। the type of interaction is, ये कौन सा इंटरेक्शन है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनको दे करके वो, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है, ये और ये साइन दिए गए हैं, तो ये चार इंटरेक्शन है मेरे पास। बताइए इनमें से म्यूचुअलिज्म ये नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि वहां पर दोनों को फायदा हो रहा है, तो वो शुड बी प्लस प्लस। प्रोटो कॉपरेशन में दोनों प्लस प्लस हैं और कंपटीशन में दोनों माइनस माइनस हैं, तो फिर सही इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा? इट इज, है ना, प्रीडेशन। प्रीडेशन। अब है पैरासिटिज्म, उसको भी देखिएगा। अब वहां कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक पैरासाइट है, कौन है? पैरासाइट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। जो पैरासाइट है, इट लिव्स इन और आउटसाइड द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट। पैरासाइट ह्यूमन लाइस इज एन एग्जांपल। ह्यूमन लाइस जो पड़ गई है सिर में, तो वो क्या कर रही है? एक्टोपैरासाइट है, बाहर है बॉडी के, या वॉर्म्स हो गए हैं स्केरिस पेट में, वो एंडोपैरासाइट हैं। उनको क्या होगा? फायदा हो रहा है, तो मैं इसको ए में डाल देता हूँ, इसको फायदा हो रहा है। तो दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बट यहाँ पर किलिंग का सिस्टम नहीं है। देखिए
इसमें भी यही है सिंबल, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लार्जेस्ट स्पीसीज है, अब हम ग्रास के में केस में, अब एक आप भैंस खेत में चल रही है, घास खा रही है, तो वो घास को मार ही रही है एक तरीके से, तो दैट इज ऑल्सो प्रिडेशन, वो भी प्रिडेशन है। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरी, इट इज ऑल्सो टाइप, हम आमतौर पर बात तो करते हैं कि डियर और लॉयन की, डियर इज प्रे, लॉयन या टाइगर इट इज प्रेडेटर, लेकिन एक भैंस चल रही है, घास को खा रही है, तो ये भी एक एग्जांपल है प्रिडेशन का, बट यहाँ पर फिर साइज में दोनों में फर्क होगा, पैरासाइट्स में भी साइज में तो फर्क होगा, बट किलिंग का सिस्टम नहीं है। एक पैरासाइट कभी नहीं चाहेगा कि उसका होस्ट मर जाए, पैरासाइट कभी नहीं चाहेगा कि उसका होस्ट मर जाए, अगर होस्ट मर गया वो नहीं मर जाएगा। अरे जिसके पेट में वर्म्स हैं, वो वर्म्स कहाँ से खाना खा रहे हैं, कहाँ से फूड ले रहे हैं, होस्ट से, और होस्ट ही मर गया तो वो नहीं मर जाएंगे, तो वहां पर किलिंग नहीं है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। एक और इंटरेक्शन, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, और दूसरे स्पीसीज को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना प्लस है ना माइनस है, उसके लिए जीरो डाल दो, देखो आप डालो जीरो, यस, एक को फायदा हो रहा है, एक को ना कोई फायदा हो रहा है और ना कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा कहीं पे एसोसिएशन को बताइए आप मेरे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन in which one species is benefited, one species is benefited, other species is neither benefited nor it is harm, ना उसको फायदा ना कोई नुकसान। ऐसा मेरे को दो एग्जांपल दीजिए इस टाइप